चलिए, तो सभी को गुड आफ्टरनून। और ये क्लास जो है आपका जेटेड का क्लास है, 6 to 8 मैथ साइंस का जो आपका सेगमेंट है। आपका कौन सा क्लास है आज? हाँ, साइंस का आज पहला क्लास होगा। तो साइंस का जो है आज मेरा पहला क्लास है। और साइंस में आपको 3 चीज़ पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप देखेंगे तो सिलेबस जो है अभी उस टाइप का कुछ जारी किया नहीं गया है, लेकिन इतना जरूर लिखा गया है सिलेबस में कि आपको जो भी पढ़ना है वो एनसीईआरटी या फिर जो सीबीएसई के द्वारा जो चलाई जाती है एनसीईआरटी, या फिर स्टेट के द्वारा जो आपकी एससीईआरटी चलाई जाती है, तो वहीं से आपके प्रश्न रहेंगे। और प्रश्न का जो स्तर है वो इंटरमीडिएट स्तर का होगा। और साथ इसमें लिखा हुआ है कि प्रश्न की जो स्तर होगी ये अधिकतम, मतलब जो लेवल होगा प्रश्न का, ये आपका 12th स्टैंडर्ड तक पूछा जा सकता है, उससे ऊपर नहीं। तो आपको जो है उस स्टैंडर्ड तक कम से कम तैयारी करते हुए चलना है। सिलेबस की अगर बात करें कि पहले का सिलेबस क्या था, तो जो सीटेट के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है टेट की, तो जो सिलेबस सीटेट की होती है, सेम सिलेबस जो है यहाँ पर जेटेट का भी था, लेकिन सिलेबस जो है कंडेंस्ड वे में लिखा हुआ रहता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस को समझ लेते हैं कि आखिर हम लोग जब पढ़ेंगे तो हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, साइंस में जो है आपको 3 सेगमेंट पढ़ना है। साइंस में आपको 3 सेगमेंट पढ़ना है। कौन कौन? तो एक आपका हो गया फिजिक्स। फिजिक्स जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिकी या फिर भौतिक विज्ञान। दूसरा जो आपका सेगमेंट है ये है केमिस्ट्री, जिसको रसायन शास्त्र कहा जाता है। रसायन शास्त्र। और तीसरा सेगमेंट जो आपको पढ़ना है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए, इसको जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान। ये 3 सेगमेंट आपको साइंस में पढ़ना है। तो इसमें से अगर देखा जाए कि ज्यादातर प्रश्न जो है ये कहाँ से आते हैं, तो देखिए, ये कहना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है कि ज्यादा प्रश्न कहाँ से आता है, क्योंकि अभी जो रिसेंट ईयर्स में जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इनकी ट्रेंड थोड़ी सी बदली है। और ये कहना मुश्किल है कि कौन सेगमेंट से प्रश्न अधिक आएंगे, लेकिन अनुमानतः अगर ये देखा जाए तो ज्यादातर प्रश्न आने की जो प्रबल संभावनाएं होती हैं ये आती हैं बायोलॉजी से। कहां से आएगा? जीव विज्ञान से ज्यादा प्रश्न आता है। एक बार ऑनलाइन में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है या नहीं। चलिए, तो ज्यादातर प्रश्न कहां से आते हैं? बायोलॉजी से आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी वाले सेगमेंट को कवर करेंगे। तो देखिए, बायोलॉजी किसको कहते हैं, ये सब पर हम सीधे नहीं आ रहे हैं, हम सीधे आ रहे हैं कहां पर? सिलेबस पर आ रहे हैं। तो हम लोग आज से शुरू करेंगे बायोलॉजी को। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। अब सवाल है कि बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है आपको, बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। तो अगर सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले पढ़ना है आपको सेल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका के बाद आपको पढ़ना है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन।
कोशिका विभाजन के बाद आप पढ़ेंगे टिश्यू। कोशिका विभाजन के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? टिश्यू, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? उत्तक। और टिश्यू के बाद जो है आप ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपकी इच्छा हो तो पहले ही आप ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ लिए, बाद में बाकी चीज पढ़िए। अब यहां से आपका मानव कारिकी वाला सेक्शन शुरू होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचरण तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद जो टॉपिक पढ़ना है ये आपको पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र बोलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आपको पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आप पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? उत्सर्जन तंत्र। इसको थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद की अगर हम बात करें तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव, चलिए रिप्रोडक्टिव है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजनन तंत्र। इसके बाद आप पढ़ सकते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंकाल तंत्र बोलते हैं। स्केलेटल सिस्टम के बाद जो आपको पढ़ना है, आप नर्वस सिस्टम को पढ़ सकते हैं। नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे यानी कि तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, इसके बाद एक और सिस्टम आप पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र। अब इसमें से अगर आप देखिएगा तो ये जो आपका सेगमेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर के कहां तक? देखिए, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम से लेकर के एंडोक्राइन सिस्टम तक का जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये हमारे बॉडी के सिस्टम, ये किसके सिस्टम है? हमारे शरीर का सिस्टम है। आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? ह्यूमन एनाटॉमी बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मानव कारिकी कह सकते हैं। और इतना आप मान करके चलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपका वो ह्यूमन एनाटॉमी। अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी को अगर बारीकी से कवर कर लेते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को अगर आप इन डेप्थ में जाकर के समझ लेते हैं, तो मान करके चलिए कि आपका 60 से 70% अगर क्वेश्चन बायोलॉजी से बनना है तो वो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल भी होगा, क्योंकि आप सीजीएल का भी क्लास किए और सीजीएल में भी ये सब चीज आप पढ़े हुए हैं। ठीक, तो 60 से 70% सेगमेंट आपका यहाँ से कवर हो जाता है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस सेगमेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? तो सेल, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक कही जाती है, हमारे शरीर की बुनियादी इकाई।
सेल क्या है, सेल कैसे बना है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं, एक एक ऑर्गेनल्स का क्या क्या फंक्शन है, फिर एक सेल से दूसरा सेल कैसे बनता है, कोशिका की विभाजन किस प्रकार से होती है, तो ये सारा चीज जो है आपको यहाँ पर पढ़ना है। फिर जब सेल आपस में मिलेंगे तब जाकर के निर्माण किसका होता है, तो सेल के मिलने से बनता है आपका टिश्यू। सेल के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू। अब सवाल है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे, तो जैसे हमारे शरीर के भीतर क्या है, हमारे शरीर में क्या है कि बहुत सारे पदार्थों का परिवहन होता है, यानी कि कुछ आवश्यक पदार्थ भी होते हैं और कुछ अनावश्यक या अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं। तो आवश्यक पदार्थ की जहां पर जो रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया, और अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से जब बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने के साइड तक जो पहुंचने की प्रक्रिया है, ये सब आता है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, तो ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं, धमनी के बारे में पढ़ते हैं, शिरा के बारे में पढ़ते हैं, केशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। और ये ब्लड वेन्स, ये सब ये आपका जो आर्टरीज या कैपिलरीज या फिर जो ब्लड वेसल्स है, ये सब क्या है, ये सब रास्ता बना हुआ है जिसके थ्रू जो है ब्लड फ्लो करता है हमारे बॉडी। किसी भी चीज का अगर परिवहन होगा तो परिवहन करने का काम किसका होगा, ब्लड का होगा। तो ब्लड के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ना है। और अगर आर्टरीज और वेन्स में आपके ब्लड सर्कुलेट कर रहे हैं तो सर्कुलेट करवाने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। तो हार्ट के बारे में भी हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, यानी कि आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ब्लड और मुख्य रूप से हार्ट, इतना चीज का स्टडी यहाँ पर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बहुत सारी चीज खाते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमारे शरीर में सिर्फ 3 चीज का ही पाचन होता है। किसका किसका पाचन होता है, तो एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट और तीसरा प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज में। प्रोटीन का जब पाचन होगा तो ये एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब फैट का पाचन होगा तब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये कैसे डाइजेस्ट होते हैं, इनके डाइजेशन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ते हैं। इनको पचाने के लिए कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डाइजेशन का प्रक्रिया। लेकिन डाइजेशन के दौरान जैसे आप खाना खाए तो खाना से आपको एनर्जी तुरंत नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि आप कार्बोहाइड्रेट खाए तो कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज में। लेकिन ग्लूकोज से डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा एनर्जी, तो ये जो आपका ग्लूकोज है C6H12O6, ये एक एक कोशिका में जाकर के जमा हो जाएगा। ठीक, एक एक कोशिका में जाकर के जमा हो जाएगा, लेकिन इससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। अब क्या होगा, जब हम सांस लेंगे तो हवा अंदर जाएगी। ये हवा कहां तक गया, फेफड़े तक। फेफड़ा में बैठा हुआ है एल्वियोली। एल्वियोली क्या करेगा कि हवा से ऑक्सीजन को निकाल करके ब्लड में घोल देगा, और ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर के चला जाएगा एक एक सेल तक। और जैसे ही सेल में ऑक्सीजन पहुंचेगा तो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। और जब ये रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में बनाएगा वाटर, और साथ में यहाँ से क्या निकलता है, एनर्जी। ये जो ग्लूकोज के टूटने का जो प्रक्रिया है, ग्लूकोज के टूटने का प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं श्वसन। इसी को क्या बोलते हैं, श्वसन। तो आखिर ग्लूकोज कैसे टूट रहा है, आखिर ऑक्सीजन कैसे पहुंचा सेल तक, कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वापस कैसे निकला, लंग्स क्या है, लंग्स कैसे काम करता है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम कहां पर पढ़ेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक, अब जरा सोचिए कि आपके बॉडी में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, ग्लूकोज टूटा, शरीर को क्या मिला, ऊर्जा मिला। लेकिन साथ ही साथ अगर देखिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बना कि नहीं। अब बताइए क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए उपयोगी है या फिर ये हानिकारक है, हार्मफुल है। तो शरीर में अगर ये रहेगा तो हम किसी न किसी रूप में बीमार हो जाएंगे। तो ये अपशिष्ट पदार्थ के श्रेणी में आएगा, किसके श्रेणी में, अपशिष्ट पदार्थ। और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक भी होता है। इसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप नाइट्रोजन वाले चीजों को खाते हैं, जैसे आप प्रोटीन खाएं तो उसमें नाइट्रोजन का मात्रा है, तो वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। फिर लीवर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ करके उसको यूरिया में बदल देगा,
अब यूरिया हमारे लिए सही चीज नहीं है। अब ये जो है यूरिन के माध्यम से फिर हमारे बॉडी से बाहर निकलेगा, ठीक है। कुछ वेस्ट मटेरियल पसीना के रूप में भी बाहर निकल रहे हैं। तो हानिकारक चीज, हानिकारक पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ जो भी है, इनका शरीर से बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो सब हम कहाँ पढ़ते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है वो कौन है, तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है वो है किडनी। तो इसमें हम लोग किडनी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या पढ़े, हार्ट के बारे में पढ़े, दिल का बात करते हैं इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है आप पूरा एलिमेंट्री कैनाल को समझ जाते हैं, स्टमक, इसके बाद जो हमारा ऑसोफेगस, सॉरी बकल कैविटी, ऑसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप मुख्य तौर पर किसके बारे में पढ़े, लंग्स के बारे में। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप मुख्य रूप से किसको पढ़ते हैं, किडनी के बारे में पढ़ते हैं। अब आ जाइए रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि प्रजनन तंत्र। देखिए रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें कोई भी एक स्पीसीज अपने ही जैसे एक नई स्पीसीज को जन्म देता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे किसी नई ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे रहा है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। तो इसमें आपको रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का पढ़ना है, इसमें आपको ह्यूमन का भी पढ़ना है और एनिमल्स का भी पढ़ना है। तो इसमें हम लोग प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है, किसी भी बच्चे का जन्म कैसे होता है, पूरी प्रक्रिया को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हड्डियों की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर में 206 हड्डी हैं, कितने हड्डी, 206 हड्डी। और जिस समय आप 206 हड्डी को याद कर लिए, 206 हड्डी जो है आपके माइंड में अगर फिट हो गया कि कहां पर कौन सा हड्डी है, आपका स्केलेटल सिस्टम हटा। तो इसमें हम लोग हड्डी के बारे में पढ़ते हैं और एक एक हड्डी का नाम याद करते हैं। एक एक हड्डी आपको मालूम चल जाएगा कि हमारे शरीर में कहां पर है। सुनने में लग रहा हो कि 206 हड्डी का नाम कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, कैसे याद करवाएंगे वो छोड़ दीजिए हमारे ऊपर। लेकिन हाँ स्केलेटल सिस्टम पढ़ने के बाद 206 हड्डी आपके माइंड में होगा। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें, तंत्रिका तंत्र, तो ये ऐसा सिस्टम है जो हमारे पूरे बॉडी पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करता है। हमारे पूरे शरीर को ये क्या करता है, संतुलित बनाए रखने का काम करता है। और इसमें मुख्य रूप से हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में, और किसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको मस्तिष्क और हिंदी में क्या बोलेंगे, ब्रेन को मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड को क्या बोलेंगे, मेरू रज्जु। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का डिटेल स्टडी करते हैं कि हमारा ब्रेन क्या है, ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट का क्या काम है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। इसमें क्या पढ़ना है, तो जैसे हमारे शरीर में कई सारे उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, और बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंजेस भी हमारे शरीर में होते हैं। तो हमारे शरीर में जो भी फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा है, इन सब को रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हार्मोन्स, और क्या करते हैं, एंजाइम्स। तो जैसे ऑर्गन के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनको हम ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लैंड, यानी कि ग्रंथि। और ग्रंथियों से क्या निकलती है, तो ग्रंथियों से निकलती है हार्मोन्स। और हार्मोन्स के कारण जो भी मतलब चेंजेस हो रहा है उसकी स्टडी हम कहां पर करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए कि अगर हमें नींद आती है, हम सोते हैं, तो हमें नींद क्यों आती है, क्योंकि रात में जो है हमारे शरीर में पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो रात में पीनियल ग्लैंड किसको छोड़ देगा, मेलाटोनिन को, और जैसे ही मेलाटोनिन आया आपको वो क्या करेगा, सुला देगा। तो मेलाटोनिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेवार है, सोने और जागने की क्रिया के लिए। आप धूप में चलते होंगे, जैसे आप टी शर्ट पहन करके आए हैं, आप धूप में चलिए और जब टी शर्ट खोलिएगा तो आपका ये सब जो स्किन है आपको काला नजर आएगा और अंदर का बॉडी सफेद नजर आता है। ऐसा होता है कि नहीं, धूप में आप चलते हैं तो चेहरे का रंग काला पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेलानिन हार्मोन निकलता है जो कि आपके स्किन के कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसी प्रकार से जैसे अगर हम एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन हार्मोन की बात करें तो ये आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको शांत कराएगा, डर, इन सब की जो क्रिया होती है इनके लिए क्या है, तो एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होती है।
तो ओवरऑल जितने भी केमिकल्स कोऑर्डिनेशंस हो रहे हैं हमारे बॉडी में, उनको रेगुलेट करने का जो काम है ये हार्मोन्स करता है। हार्मोन कहाँ से निकलता है? ग्लैंड से निकलता है। और इसके बारे में हम लोग कहाँ पर पढ़ते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा बॉडी का सिस्टम हो जाएगा समाप्त, यानी कि इंटरनल ऑर्गन जो था इतना सिस्टम आप पढ़ लिए, ये क्या हो गया? समाप्त। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब आइए यहाँ तक लिख लिए हैं, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अब देखिए आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको भी और इसी में पढ़ना है। जैसे आप देखिएगा कि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड, ठीक है, यानी कि भोजन, भोजन के अवयव, भोजन से मतलब प्राप्त पोषण। तो ये सब चीज जो है अलग अलग टॉपिक जो दिया हुआ है, इसको हम लोग एक ही टॉपिक में सम्मिलित करके पढ़ेंगे। और किसमें? न्यूट्रिशन में। किसमें पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन में। तो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। आप इसको क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रिशन बोलेंगे, जिसको कि आप हिंदी में क्या कहेंगे? पोषण। तो इसके बाद आपको न्यूट्रिशन पढ़ना है। इसमें आपको अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट्स, फाइबर्स, इन सारी चीजों का स्टडी हम यहाँ पर हम लोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है नंबर 13, इसमें आप ह्यूमन डिजीज के बारे में पढ़ सकते हैं। इसमें आप क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन डिजीज, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मानव रोग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव रोग। और अगर हम बात ह्यूमन डिजीज की करें, ह्यूमन डिजीज करें, चलिए ठीक है, रूबी कुमारी, सुषमा कुमारी, गुड आफ्टरनून। तो बात अगर हम ह्यूमन डिजीज का करें तो हमारे शरीर में दो प्रकार के बीमारी होते हैं, एक संक्रामक रोग और दूसरा गैर संक्रामक रोग। मतलब एक ऐसा बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, और एक ऐसा बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं। तो चलिए आपसे मेरा एक सवाल है कि सबसे ज्यादा घातक कौन है? जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है या जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता? या फिर चलिए ऐसा समझिए कि भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो सबसे ज्यादा मौतें आज के डेट में हो रही हैं, ये कम्युनिकेबल डिजीज से हो रहा है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से? कम्युनिकेबल डिजीज से, यस और नो? भारत में 80% मौत जो है आज के डेट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रहा है, जिसमें आपका शामिल है हार्ट अटैक, कैंसर, ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये सब जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। अगर किसी को हार्ट का बीमारी है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलेगा नहीं। कम्युनिकेबल डिजीज से तो हम स्वस्थ हो भी जाते हैं, लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये ज्यादा जानलेवा होता है, और 80% मौत जो है इंसिडियस के कारण हो रहा है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण हो रहा है। 6 to 8 सिलेबस क्या है सर? बिल्कुल सुनील जी, सिलेबस ही तो बता रहे हैं, सिलेबस ही तो बता रहे हैं। सुषमा कुमारी पूछ रहे हैं कि ये सर क्लास 6 to 8 का है। हाँ बिल्कुल, ये क्लास आपका 6 to 8 का है, और ये साइंस का क्लास है जिसमें हम लोग बायोलॉजी के सेक्शन को अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो ह्यूमन डिजीज दो प्रकार का है, एक तो कि आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसमें आपका बताए हार्ट अटैक, डायबिटीज, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एलर्जिकल डिजीज, ठीक है। तो ये सब जो है आपका नॉन कम्युनिकेबल में आ जाएगा। कम्युनिकेबल डिजीज जो होते हैं वो 4 तरीके से होते हैं। इसमें 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल हैं। कौन कौन? तो एक वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटोजोआ, और चौथा फंगस। यानी कि हम लोग 4 चीज से ही बीमार पड़ते हैं, या तो वायरस से बीमार पड़ सकते हैं, या बैक्टीरिया से, या प्रोटोजोआ से, या फंगस से। तो मुख्य तौर पर इसमें हम लोग वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाले बीमारी को पढ़ेंगे। इसके बाद जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहां से एक चीज और समझिएगा, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके मन में तरह तरह का ख्याल आएगा, और आप तरह तरह के क्वेश्चन भी पूछेंगे। याद रखिएगा हम डॉक्टर नहीं, ठीक है, आपको याद रखना हम डॉक्टर नहीं है। हम उतना ही जानते हैं जितना से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो छूटेगा नहीं, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो इसमें इस चैप्टर में पढ़ने के दौरान जो है आपको डॉक्टर नहीं बनना है,
आपको किसी बीमारी पर डायग्नोसिस करने नहीं लग जाना है। चुपचाप सीधा सरल सा एक ही उपाय है कि किसी बीमारी को हम पहचान लेंगे कि कौन सा बीमारी वायरस से होता है, कौन सा बीमारी बैक्टीरिया से होता है, कौन सा बीमारी प्रोटोजोआ से होता है और कौन सा बीमारी फंगस से होता है। और अगर कोई बीमारी वायरस से हो रहा है तो वो कौन से वायरस से हुआ, अगर कोई बीमारी बैक्टीरिया से हुआ तो वो कौन से बैक्टीरिया से हुआ, अगर कोई प्रोटोजोआ से हुआ तो वो कौन से प्रोटोजोआ से हुआ, और अगर कोई बीमारी फंगस से हुई तो वो कौन से फंगस से हुई। यानी कि यहाँ पर डिजीज के साथ साथ इनके पैथोजेंस को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। तो चलिए इतना जो है आपका हो गया, मतलब कि जूलॉजी का पार्ट। किसका पार्ट हो गया, जूलॉजी का। आप दो हिस्सा में बांटते हैं इसको, जूलॉजी और बॉटनी। अब आइए बॉटनी वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं, बॉटनी वाले सेक्शन में अगर आप आते हैं तो इधर आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इधर आपको पढ़ना है, चलिए 14 नंबर लिख देते हैं। एक तो कि आप यहां पर पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट मॉर्फोलॉजी यानी कि पादप आकारिकी, पादप आकारिकी। तो देखिए प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो आकारिकी का मतलब हुआ आकार। तो पेड़ पौधों का जो आकार है इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो जड़ है, तना है, ठीक है, शाखाएं हैं, फल हैं, फूल हैं, पत्तियां हैं। तो इन सारी चीजों की स्टडी हम कहां पर करते हैं, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर। कहां पर पढ़ेंगे, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जैसे यहां पर आप देखें, यहां पर जैसे आप देखें ये सब जो आप सिस्टम देखें ये किसके फिजियोलॉजी है, आप इसको ह्यूमन एनाटॉमी या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे शरीर के कार्य की है। तो एक बात बताइए, क्या पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं कि नहीं, बनाते हैं। तो उनके अंदर क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस। जैसे हम लोग के अंदर श्वसन होता है, तो क्या पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से, जैसे पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, कैसे हुई, तो देखिए पेड़ पौधे क्या किए, पेड़ पौधे वातावरण से ले लिए कार्बन डाइऑक्साइड, वातावरण से किसको ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को। और जड़ में जो कैपिलरी एक्शन के थ्रू यानी कि केशिकत्व विधि के थ्रू जो पानी की अवशोषण हुई थी, वो जो है जाइलम उत्तक के द्वारा जो है उसका परिवहन हुआ और वो कहां पहुंच गया, पत्तियों तक। तो चलिए पत्तियों तक जो है वाटर भी पहुंच गए। अब एक बात बताइए, जैसे अगर आपको बनाना है मैगी, तो मैगी कैसे बनाते हैं, मैगी लाएंगे, उसका मसाला लाएंगे, पानी लाएंगे, अब मैगी बन जाएगा कि नहीं, नहीं, बोलिए, हाँ चूल्हा पर उसको चढ़ाएंगे, चूल्हा पर चढ़ाएंगे मतलब उसको हीट देना होगा। तो बिना हीट का हमारा भोजन नहीं पकता है। तो पेड़ पौधे भी जब अपना भोजन बनाएंगे तो इनको भी चूल्हा चाहिए। तो इनका चूल्हा क्या है, तो इनका चूल्हा चौकी सब पत्ता ही होता है, ठीक है। तो इनको भी हीट चाहिए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल का जब प्रयोग करके अपना भोजन बनाएंगे तो इनको भी क्या चाहिए, हीट चाहिए। और ये हीट कहाँ से लाएंगे, ये हीट कहाँ से लाएंगे, तो ये हीट लाएंगे सनलाइट से, यानी कि सूर्य के रोशनी से, मतलब सूर्य से जो है या फिर सूर्य की रोशनी को प्राप्त करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को प्राप्त करके ये क्या बना लेंगे, अपने भोजन में बना लेंगे ग्लूकोज C6H12O6। और साथ में यहां से क्या मुक्त करेंगे, तो साथ में मुक्त करेंगे ऑक्सीजन। क्या रिलीज कर देंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे, ठीक। तो इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को आप बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है पेड़ पौधे भी अपने भोजन में क्या बनाए, ग्लूकोज बनाए। और जब इसी को जमा कर लेंगे तो ये स्टार्च के फॉर्म में जमा कर लेते हैं। अब पेड़ पौधे को इस ग्लूकोज से सीधा ऊर्जा नहीं मिलता है, अब इनके अंदर भी रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है। और जैसा रेस्पिरेशन का प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर हो रहा था, ठीक उसी प्रकार की रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहां पर होगी, तो पेड़ पौधों के भीतर। इनका भी ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो देखिए प्लांट अपने भोजन को बनाए, इसको आप क्या बोले, फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है
प्लांट्स जो है अपने बनाए हुए भोजन से ऊर्जा को कैसे प्राप्त किए, तो इसके लिए पेड़ पौधों में भी क्या हुआ, पेड़ पौधों में भी हुआ रेस्पिरेशन, पेड़ पौधों में भी क्या हुई, श्वसन की प्रक्रिया हुई। पेड़ पौधों में किसकी प्रक्रिया हुई, श्वसन की प्रक्रिया। तो बताइए, पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, पेड़ पौधे में श्वसन हो रहा है। अब जैसे हम लोग अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालते थे, तो पेड़ पौधों के अंदर भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए एक मैकेनिज्म बनी हुई है, या फिर वो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए भी उनके अंदर एक मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जलवाष्प के रूप में पेड़ पौधों से जल के हानि होने की प्रक्रिया क्या कही जाती है, वाष्पोत्सर्जन कही जाती है। तो पेड़ पौधों के अंदर वाष्पोत्सर्जन भी हो रही है, म्यूटेशन की भी प्रक्रिया है, इनके अंदर भी ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। तो ये सब आप जो ओवरऑल प्रोसेस देख रहे हैं, ये सब प्लांट्स का क्या है, कार्यकी है। तो इन सारे चीजों को हम लोग कहां पर पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों को हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स फिजियोलॉजी के अंदर। कहां पर पढ़ेंगे इसको, तो प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी यानी किसको आप क्या बोलेंगे, पादप, पादप कार्यकी, पादप कार्यकी। इसके बाद जैसे इधर आप न्यूट्रिशन की जब हम बात किए, तो न्यूट्रिशन हम एनिमल्स के लिए आपको समझाए, ह्यूमंस के लिए आपको समझाए, तो पेड़ पौधों में भी पोषण की प्रक्रिया होती है। तो आगे आपको क्या पढ़ना है, आगे आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन NUTRITION, न्यूट्रिशन, इसको बोलते हैं पोषण, या आप ऐसे लिख लीजिए न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं पादपों में पोषण, पादपों में पोषण। तो पेड़ पौधों के अंदर भी क्या होगा, पोषण की प्रक्रिया होगी। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल कोऑर्डिनेशंस जो हो रहे हैं, ये कैसे कंट्रोल हो रहे हैं, हार्मोन्स के कारण। तो प्लांट के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं जो कि पेड़ पौधों के केमिकल्स कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मुख्यतः अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन सा हार्मोन है, तो आपका ऑक्सिन हो गया, जिब्रालिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, और एक होता है एब्सिसिस। ये प्राइमरी हार्मोन्स माने जाते हैं। बाकी अगर सेकेंडरी हार्मोन्स के दृष्टिकोण से देखें, तो इसमें ट्राउमेटिन और फ्लोरिजिन जैसे 2 और एडिशनल हार्मोन्स होते हैं। तो पेड़ पौधों के हार्मोन्स का भी स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, करेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक प्लांट्स हार्मोन्स। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, प्लांट्स हार्मोन, यानी कि पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। और जब प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे, तो ह्यूमन के अंदर जब डिजीज हो रहा है, तो बताइए पेड़ पौधों के अंदर भी बीमारी होती है कि नहीं। आपसे अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस फसल में ये बीमारी हो गई, तो इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर पेड़ पौधों के भी रोग के बारे में आपको पढ़ना है। तो नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है प्लांट डिजीज। नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे प्लांट डिजीज, दैट इज पादप रोग, प्लांट डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद जो आपकी पुरानी सिलेबस थी, अगर उसमें आप देखिएगा, उसमें अगर आप देखिएगा, तो उसमें पहला ही लाइन लिखा हुआ है जीवित जगत, यानी कि द लिविंग वर्ल्ड। क्या टॉपिक है, द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड में आप क्या पढ़ते हैं, तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, इनके वर्गीकरण को समझते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे को आप कैसे बांटे, कुछ पेड़ पौधे जो थे इनमें फल फूल बीज ये सब लग रहे थे, और कुछ पेड़ पौधे ऐसे थे जिनमें फल फूल और बीज नहीं लग रहे थे। तो जिनमें फल फूल और बीज नहीं लग रहे थे, इसको क्रिप्टोगैम्स हम लोग बोले। जिसमें फल फूल और बीज लग रहा था, इसको फिनेरोगैम्स बोले। क्रिप्टोगैम्स को आप 3 कैटेगरी में बांट दिया, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। बाकी जो आपका फिनेरोगैम्स है, इसको आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में बांटे। जो आपका एंजियोस्पर्म था, उसको भी आप 2 कैटेगरी में बांटे, कॉटिलेडोन के आधार पर मोनोकॉट और डाइकॉट में बांटे। ये प्लांट्स का पूरा क्लासिफिकेशन आप पढ़ लिए। इसी प्रकार से अगर एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, तो एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया, तो हड्डी के आधार पर। जिसमें हड्डी है उसको वर्टिब्रेट, जिसमें हड्डी नहीं है उसको इनवर्टिब्रेट।
देखिए बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन मैं आपको एक विशेषता बता रहा हूं। आप सिंपल समझिए कि हड्डी वाले प्राणी वर्टिब्रेट, जिनमें हड्डी नहीं है इनवर्टिब्रेट। अब जो हड्डी वाले प्राणी हैं उनको बांटा गया है कहां पर, तो उनको बांटा गया है आपका जैसे पाइसेस हो गया यानी कि मत्स्य वर्ग, रेप्टाइल हो गया सरीसृप, एम्फीबियंस हो गए उभयचर, मैमल्स हो गए स्तनधारी, ठीक है, और एक आपका हो गया एप्स यानी कि पक्षी। बाकी अगर आप इनवर्टिब्रेट में आइएगा, इधर आपका क्या है, पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेटीहेलमिन्थिस हो गया, एस्केलमिन्थिस हो गया, एनालिडा हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया और इकाइनोडर्मेटा जैसे जीव इसमें शामिल होते हैं। तो द लिविंग वर्ल्ड कह लीजिए, या फिर जो है एट लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा आप इसको बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सजीवों का वर्गीकरण। सजीवों का वर्गीकरण, सजीवों का वर्गीकरण, ठीक है। अब ये ऐसा टॉपिक है, देखिए इसको थोड़ा सा जटिल टॉपिक भी माना जाता है, या फिर आप देखें तो ये आसान सा टॉपिक भी है। तो अगर इसको आप जटिल मानेंगे तो सबसे लास्ट में पढ़िए, और अगर इसको आप आसान मानते हैं तो इसको आप पहले पढ़िए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, आप इसको जब चाहें पढ़ सकते हैं। तो देखिए ये सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट भी आनी चाहिए, तो इसके लिए आप सबसे पहले ह्यूमन एनाटॉमी को शुरू कर सकते हैं। आप ह्यूमन एनाटॉमी को भी शुरू कर सकते हैं, आपको एक एक चीज आपको समझ में आएगा। ह्यूमन एनाटॉमी को खत्म करने के बाद आप सेल टिश्यू, इसके अलावा जो है न्यूट्रिशन, ह्यूमन डिजीज, ये सब टॉपिक्स को, या फिर प्लांट्स की जो भी टॉपिक्स है आप इसको कवर कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस था, किसके लिए, ये बायोलॉजी के लिए आपका ओवरऑल सिलेबस था। और अगर इतना टॉप आ गया ना बात कि बहुत लंबा सिलेबस है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। देखिए सिलेबस बहुत लंबा नहीं है, अगर इसको चाहे तो इसको और लंबा भी हम बना सकते हैं, अगर इसको चाहे तो अगर और लंबा भी बनाए तो बना सकते हैं। लेकिन जो सिलेबस आपका कंडेंस्ड फॉर्म में दिया हुआ है उसको थोड़ा सा हम क्या किए, मॉडिफाइड करके आपको बताए, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन का स्तर आपका इंटरमीडिएट है तो आपको तैयारी भी उसी स्तर के साथ करनी चाहिए, और नहीं तो फिर अगर फंस जाइएगा इधर उधर कि जो आप ही से पहला बार जेटेड पढ़ाना ही शुरू कर रहे हैं, तो फिर समझ लीजिए स्थिति क्या रहेगा। आ रही बात समझ। तो इसके लिए हम लोग मतलब कि अब ये सवाल है कि सिलेबस को कम समय में कैसे कवर करें। तो इसका दो फॉर्मेट है, अगर समय वाकई में कम है तो हम लोग इसको पीडीएफ मोड पर भी लेकर के आएंगे, जिसमें चीजों को हम लोग समझते हुए चलेंगे बारीकी से, और आपको जो पीडीएफ है आपको व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम के माध्यम से जो है आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। बाकी रह गया बात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का, बाकी जो रह गया प्रीवियस ईयर के सवाल का, तो प्रीवियस ईयर का जो भी सवाल है मैं आपको यूट्यूब पर करवा रहा हूं, ठीक है। आप शिवांगन की पाठशाला से भी देख सकते हैं, या फिर डीएसपी की पाठशाला पर भी जो है इसका क्लास अभी पे बैक टू सोसाइटी के तहत आपका चल रहा है, जिसमें से 3 क्लास मेरा हो चुका है साइंस का, आप वहां से देख सकते हैं। साइंस में मतलब कि प्रीवियस ईयर टेट या फिर प्रीवियस ईयर सीटेट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो सारे प्रश्न आपको मैं एमसीक्यू वाले फॉर्मेट पर करा भी रहा हूं, तो आप उसको भी देखते चलिए। कहां से देखिएगा, तो शिवांगन की पाठशाला और या फिर डीएसपी की पाठशाला पर भी ये सेशन पे बैक टू सोसाइटी के तहत आ रही है, तो आप यहाँ से इसको कवर कीजिए। बाकी इधर आपको जो है डिटेल थ्योरेटिकल चीजें जो भी है इसको कवर कराएंगे, बाकी चीज आप जब एमसीक्यू वाला जो सेशन है आप उसको यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। क्या नहीं है, मतलब आपको मिल जाएगा, टोटल 3 क्लास हुआ है, आप सर्च कीजिएगा ना आपको मिल जाएगा, पता चल जाएगा। बाकी अगर तैयारी को अगर और स्मूथ बनाना है तो इसके लिए देखिए शिवांगन पब्लिकेशन का बुक भी जो है लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है जेटेट शिवांगन झारखंड अधिविद परिषद यानी कि जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित नवीन संशोधित नियमावली के अनुसार ये पुस्तक लिखी गई है। हालांकि ये बुक आपका जो है सामाजिक अध्ययन का है, इसी प्रकार का आपका बुक जो है साइंस का भी मार्केट में आ चुका है।
तो साइंस के भी बुक को आप ले सकते हैं। क्या साइंस का बुक आ जाएगा, मतलब अभी नहीं तो 1-2 दिन में जो है साइंस का बुक आपका आ जाएगा। सोशल साइंस का आ चुका है, तो इसी टाइप का आपका बुक होगा। और देख लीजिएगा शिवांगन का बुक है। और ये मतलब कि यहाँ पर अगर आप देखिए कोर्स को अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर फैकल्टी का भी आप लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये सब जो फैकल्टी देख रहे हैं ये सारे फैकल्टी के मार्गदर्शन में ही पतंजलि आईएएस एकेडमी से हजारों छात्र जो थे ये जेटेट में सफलता को सुनिश्चित किए। तो वो सेम टीम जो है, सेम टीम अब कहां पर है, सेम टीम आपकी शिवांगन में। ठीक है, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। बाकी ये पीटी 2024 के लिए स्पेशल बुक लिखा हुआ है, इसमें आपको जो है हर चीज मिल जाएगा। तो साइंस का भी बुक 1-2 दिन में आ जाएगा, तो आप मार्केट से उसको ले सकते हैं। बिल्कुल सब कुछ है। और प्रीवियस ईयर का जो एमसीक्यू सेशन है वो आपका यूट्यूब पर भी चलते रहेगा। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।